हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आपका केमिस्ट्री का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलियम को हम सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? तो वह आपका धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु कच्छी ताप पर तरल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ब्रोमीन है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन का उपयोग सौर पैनल में करते हैं। दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे हम गैलियम आर्सेनाइड कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो उपधातु का गुणधर्म वह अर्धचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंध डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ढीले बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। ये ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बर्फ है वह ऊर्ध्वपातन नहीं है। ठीक है, बाकी आपका अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, ये सब क्या हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वपातन नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकी जल से अलग करती है? पंकी जल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो, मिट्टी घुली हो। ठीक है, कीचड़ युक्त जल को पंकिल जल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे हम पंकिल जल को मतलब कि क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, अलग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह निस्यंदन के द्वारा। निम्न में से कौन सी विधि जल को, यह आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत परासरण जिससे हम कहते हैं। ठीक है, विपरीत परासरण के द्वारा हम जल को शोधन करते हैं। विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी विद्युत विघटन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बाकी आपका कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और नेफ्थलीन, ये सब
ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, तेल और पानी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह आपका है नमी। जो नमी है वाष्पीकरण की दर को कम करती है। जैसे कि बरसात के दिनों में क्या होता है, वाष्पीकरण धीमा हो जाता है वाष्पीकरण, लेकिन वहीं जैसे गर्मी का दिन हो, मौसम शुष्क हो, तो वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है। तो आप देखे होंगे कि घर में भी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? मतलब कि कोई पदार्थ तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता वाले विलयन के अबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन जो जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक हो, वह विलयन आपका उच्च पीएच मान वाला होगा और क्षारीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है? तो कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग आपका नीला हरा होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनी गति की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपरूपता कहते हैं, कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब कार्बन के अपरूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हीरा है वह कार्बन का अपरूप है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? फार्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 2 प्लस आपका ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18 हो गया। तो एक जो जल के अणु हैं उसका द्रव्यमान होता है आपका 18। इसी प्रकार से जब 5 मिल जाएंगे कितना हो जाएगा? 18 5 90, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको भी देख लेते हैं। कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह आपका होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया आपका? 28 हो गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में आपका परमाणु के नाभिक में आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन, जिसे हम जे थॉमसन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? वह ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण पहली बार आपका जे थॉमसन के द्वारा किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता, तो किसका वर्णन नहीं करता है? तो यह आपका परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। ठीक है, नाभिक उपस्थिति बताता है, परमाणु के आवेश को बताता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बताता है, लेकिन परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए गए थे, तो अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए गए थे? तो वह आपका सोने का पन्नी था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई? तो वह आपका है परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश सूत्र दर्शाते हैं, तो उसका फार्मूला है 2n², यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर यदि आपका कोष 1 है, ठीक है, आपका कोष 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपका कोष की संख्या 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है? यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14 हो जाएगा। तो ये किसका होता है? यह सिलिकॉन का होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8 2 10 15। 15 किसका होता है? तो 15 फास्फोरस का होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस परमाणु की बाह्य संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितना होता है? तो उसकी संयोजकता 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, इसके बाह्य कोष क्या होते हैं? भरे होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होती है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? वह है 7, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है आपका P + n, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो वह कैपिटल जेड के द्वारा निरूपित करते हैं, कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या का निश्चित किया जाता है, तो द्रव्यमान संख्या का निश्चय किया जाता है, तो किससे हम निश्चय करते हैं? तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा हम उसका द्रव्यमान संख्या बताते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या आपका किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना के एक मूल विशेषता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए अवश्य वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।